Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tong. So we were discussing the properties of elements in periodic table. किस तरह से periodic table में elements की properties vary करती हैं ये हम जान रहे थे. आज के इस lecture में हम बहुत ही important topic पढ़ने वाले हैं 11th class के point of view से, and that is electron gain enthalpy. क्या होती है electron gain enthalpy, किस तरह से ये वेरी करती है पेरियोडिक टेबल में, इस बारे में इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने से पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जाना था. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जब किसी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है. इस लगाई हुई एनर्जी को हमने क्या कहा था? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा था. मैं आपसे कहूं कि हम इलेक्ट्रॉन एटम से निकालने की जगह, किसी भी एटम से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की जगह अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो क्या होगा? अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी, बल्कि जो न्यूक्लियस है, जो एटम का न्यूक्लियस है, वो कंपनसेशन एनर्जी रिलीज करेगा और इस रिलीज हुई एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे. इसको एक नाम और दिया जाता है एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्या और बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जाना जाता है. तो चलिए एक हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है. मैं फ्लोरीन का एग्जांपल ले लेता हूं, दैट इज फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन हमें मालूम है एटॉमिक नंबर इज 9 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 एंड 2p5. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके साफ लग रहा है कि इसका सेकंड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका एटम भी बना लेते हैं हम. जब हम इसका एटम बनाएंगे तो सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होगा और इस न्यूक्लियस में बहुत सारा क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन पाया जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा. ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. तो ये पहला फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और फिर उसके बाद क्या होंगे? हमारे पास सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कुछ इस तरह से होंगे 2s2 एंड 2p5. ठीक है, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस ओर अट्रैक्ट होते हैं? न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. अब आपको मालूम है कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए, कोई भी एटम पहले से ज्यादा स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल को क्या करता है? फिल करने की कोशिश करता है या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है. ऑक्टेट का मीनिंग क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम पाए जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि वो एटम स्टेबल है. क्योंकि हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो 1s इसका फर्स्ट शेल है और 2s और 2p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसका सेकंड शेल है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7. यानी मैं बोल सकता हूं कि इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है, या मैं बोल सकता हूं कि इसका आउटर मोस्ट शेल अभी कंप्लीट नहीं है. इसे कंप्लीटली फिल करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा. इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हम नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल एटम पर भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा. F-1 इसका मतलब है कि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 से 2s2 2p6 हो गया है. क्या इसमें सेकंड शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है? डेफिनेटली इसमें कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं और टोटल हम करें 2s और 2p का तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि फ्लोरीन अब हाईली स्टेबल हो गया है और अभी अपनी बहुत ही स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा. लेकिन क्या करना पड़ा इसे हाईली स्टेबल होने के लिए? इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े, इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े. ठीक है,
इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जाता है तो इस पर दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। फर्स्ट फोर्स जो होता है वो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सिव फोर्स होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो जाने वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जिस एटम में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिस एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की अच्छी खासी डेंसिटी है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, पुश करेंगे बाहर की ओर। वहीं दूसरी ओर क्या है, इस एटम के पास जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, और जब ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो ये प्रोटॉन्स इसको क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के पास आता है तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स भी अप्लाइड होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस, और उस पर रिपल्सिव फोर्स भी अप्लाइड होते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेल्स। ठीक है, लेकिन इस फ्लोरीन एटम के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए अभी जरूरी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो खुद को क्या करेगा, ये स्टेबल करना पसंद करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसे ही ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसको मैं क्या बोल देता, नीली इंक से मैं लिख देता हूं, जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करते ही इसके न्यूक्लियस से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये रिलीज हुई एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर निकली हुई एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। काफी हद तक ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट अपोजिट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल को बाहर निकाल रहे थे तो एनर्जी देनी पड़ रही थी इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम ऐड करवा रहे हैं एटम में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो बैलेंसिंग थी फोर्स की, जितना प्रोटॉन और जितना इलेक्ट्रॉन इक्वली मौजूद था, अब उसमें अनबैलेंसिंग होगी, इलेक्ट्रॉन का नंबर थोड़ा ज्यादा होगा, और इसीलिए जो नेट फोर्स है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला, उसमें क्या आएगा, थोड़ी कमी आएगी, और इसलिए इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज होगी, और इस रिलीज हुई एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। यानी कि बहुत शॉर्ट और स्वीट हम बोल सकते हैं, जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, गैसियस फॉर्म में वो एटम होना चाहिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस एटम से रिलीज हुई एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। साथ के साथ अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन किन चीजों से प्रभावित होती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज छोटा बड़ा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे काफी फर्क पड़ेगा। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज दोनों आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, आपको मालूम है। और इसके साथ साथ थर्ड नंबर पे आएगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं आइए देखते हैं। मैं दो एटम्स ले लेता हूं। फर्स्ट जो है मेरा एटम वो मैंने वापस से फ्लोरीन ले लिया, और जो सेकंड एटम है मेरा वो मैं ले लेता हूं, सपोज कीजिए मैं ले लेता हूं सोडियम, ठीक है। तो पहले फ्लोरीन की बात करें तो इसमें क्या होगा, इस तरह से 1s2 2s2 एंड 2p5 होगा इस तरह से। और सोडियम के अंदर आप जानते हैं 3 शेल्स होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। आपको मालूम है सोडियम का जो एटम है उसका साइज बड़ा होगा और फ्लोरीन का जो एटम है उसका साइज छोटा होगा। बड़ा एटॉमिक साइज इसका है सोडियम का, ठीक है। अब मुझे बताइए, जो छोटा साइज है, जिस एटम का साइज छोटा है, उसका आउटर मोस्ट शेल उसके न्यूक्लियस से काफी क्लोज होगा,
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिफरेंस कम होगी, तो ऐसे में आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे में जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड करने के लिए भेजेंगे, जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस क्योंकि पास है और इससे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स हाई है, इसलिए ये हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा, अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम होगी, लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जबकि सोडियम का एटॉमिक साइज क्या है, काफी बड़ा है। अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स काफी दूर हैं, यानी इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कम है, और अट्रैक्शन फोर्स कम है तो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा और निकलने वाली एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बड़ा एटॉमिक साइज उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा एटम, जब उसमें कोई एटम इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। जबकि जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी। तो एटॉमिक साइज का क्या रिलेशनशिप है हमने जाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशनशिप है आइए जानते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एटॉमिक साइज ही अफेक्ट करे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करते हैं, मैं वापस से फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ में हीलियम ले लेता हूं। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक साइज छोटा होता है काफ़ी, फ्लोरीन से भी छोटा होता है, तो मैं हीलियम ले लेता हूं। अगेन फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5 एंड आर हीलियम इज 1s2। ठीक है, इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाले ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स। ठीक है, 1s2 2s2 2p5, और हीलियम के पास पाए जाएंगे इस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5 है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के क्या लग रहा है कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल 2p5 से 2p6 हो जाए। क्या हीलियम को भी इसकी जरूरत है, हीलियम का आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट शेल जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, वो ऑलरेडी मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब क्या है, इसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है। जब हीलियम को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है, जब हीलियम का आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी फुलफिल्ड है, जब हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा? क्या ऑब्वियस सी बात है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। लेकिन क्या अगर मैं फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो गेन करेगा? डेफिनेटली फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है टू बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो ज्यादा रिलीज नहीं होगी। जबकि अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एटम क्या कोशिश करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी हद तक डिपेंड करती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस यहाँ के जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, ज्यादा नेगेटिव होती है। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिलीज हुई एनर्जी, इन तीन बातों पर डिपेंड करती है: एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है, कुछ क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं ध्यान से देखिए, और एक एक करके हम क्या करेंगे, उनके आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
इज नेगेटिव। नेगेटिव में क्यों होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस और जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की ज्यादा होगी। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमने एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों माना है? व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं और इन 4 क्वेश्चंस को पढ़ते ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे बहुत अच्छी ग्रिप रख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? देखिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जानने के लिए सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ हम रखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और साथ में रखते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या डेफिनेशन है दोनों की? आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी एनर्जी दी जाएगी। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट है टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिलीज्ड। एटम से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी क्या होती हो? गेन होती हो, यानी कि एनर्जी हमें क्या करनी हो? देनी पड़ती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जबकि ऐसे प्रोसेसेस जिसमें प्रोसेस से एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी अगर निकले, एनर्जी रिलीज हो, एक्सोथर्मिक, थर्म का एग्जिट होना, यानी कि हीट का एग्जिट होना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी अगर रिलीज हो। और एंडोथर्मिक, एंटर करना एनर्जी का, हीट का एंटर करना, एंडोथर्मिक, एनर्जी देनी पड़े तो एंडोथर्मिक। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड एनर्जी जो देनी पड़े, यानी प्रोसेस में क्या लगेगी? एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी एग्जिट कर रही है, रिलीज हो रही है, तो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो प्रोसेस होता है, ये मोस्टली क्या होता है? इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी एनर्जी एटम से रिलीज होती है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि फ्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाती है? थोड़ी कम होती जाती है। लेकिन यहां फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? दे आर एक्सेप्शन। फ्लोरीन और क्लोरीन एक्सेप्शन माने जाते हैं। पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो 1s2 2s2 2p5, देन क्लोरीन को लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आपको मालूम है नंबर्स ऑफ शेल्स क्लोरीन में ज्यादा हैं, तो इसका मतलब एटॉमिक साइज भी किसका बड़ा होगा? क्लोरीन का बड़ा होगा। तो हम फ्लोरीन का भी एटॉमिक साइज डिस्कस करते हैं और साथ के साथ हम क्लोरीन का भी एटॉमिक साइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल 9, एटॉमिक साइज काफी छोटा। ठीक है, जबकि क्लोरीन के अंदर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 7, और एटॉमिक साइज थोड़ा क्या होगा? बड़ा होगा। इस तरह से इमेजिनरी मैंने बना दिया है। ठीक है, मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना है फ्लोरीन के अंदर भी और इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना है क्लोरीन के अंदर भी। ठीक है, ध्यान से देखिए फ्लोरीन को। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है और इस छोटी सी जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। इट मींस फ्लोरीन की डेंसिटी काफ़ी हाई है। क्या हाई है?
डेंसिटी इज वेरी हाई, छोटे से स्पेस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल नहीं करेंगे इसको? ऑब्वियस सी बात है, इसको रिपल्शन ज़्यादा फील होगा क्योंकि डेंसिटी बहुत हाई है। और ऐसे में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड होने नहीं देगा। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि डेंसिटी हाई होने की वजह से बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से ऐड होने नहीं देते हैं। इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी कम होती है, रिलीज होने वाली एनर्जी का अमाउंट थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है? दैट इज -333 किलो जूल पर मोल। ठीक है। क्लोरीन में क्या है, एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा है। एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा है तो डेंसिटी थोड़ी कम है, और डेंसिटी थोड़ी कम है तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ऐड हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, एंड दैट इज -348 किलो जूल पर मोल। यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव होती है, ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है, और उसका रीज़न है फ्लोरीन का बहुत छोटा एटॉमिक साइज और बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। साथ के साथ आप यहाँ ये भी डिस्कस कर लें कि यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या बताता है। नेगेटिव चार्ज बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है। तो हमने पता किया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव आती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हाई होती है। अब लास्ट क्वेश्चन हम जल्दी से खत्म करते हैं और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, एंड दैट इज नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए नोबल गैसेस क्या होती हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है। इन सब के आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, दे आर कंप्लीटली फिल्ड। हीलियम की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, दे ऑल हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, एंड यू नो इफ एन एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल देन इट बिकम्स हाईली स्टेबल। जब इनका ऑलरेडी फुलफिल्ड है आउटर मोस्ट शेल तो बाहर से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? ऑब्वियस ही बात है, अब जगह ही नहीं है एटम में, इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए ऑर्बिटल्स खाली ही नहीं है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे? नहीं होंगे। और अगर हम फिर भी ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती यानी कि केमिस्ट्री में ज़बरदस्ती का मीनिंग होता है आप एनर्जी पुट कर रहे हैं, एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है और इनमें अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होने की जगह नहीं है, इसलिए अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हैं तो हमें एनर्जी रिलीज करने की जगह एनर्जी देनी पड़ती है। उल्टा हो गया, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसीलिए अगर इनमें हम और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है और वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सभी पहलुओं पर चर्चा की। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिलीज हुई एनर्जी, जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नेगेटिव वैल्यू। नोबल गैसेस में ऑलरेडी फुलफिल्ड होता है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।